अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023-24 का 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 69 खरब 24 अरब रुपए का खसारा है। अच्छा, बजट आने से पहले जो सवाल सबके जहनों में था वो ये था कि IMF के अहदाफ को इस बजट में शामिल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि IMF के नुमाइंदे ने बजट के हवाले से जब गुफ्तगू की थी तो ये बात कही थी कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में मौजूदा बेल आउट पैकेज के तहत 9 जून का बजट अहम है और उम्मीद जाहिर की थी कि पाकिस्तान बजट में IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल करेगा। तो यहाँ ये सवाल अहम है कि क्या ये एक IMF अप्रूव्ड बजट है या फिर एक सियासी बजट, क्योंकि बज़ाहिर ये डॉक्यूमेंट देखकर ऐसा लगता है कि ये एक इलेक्शन ईयर बजट है। जिस तरह टैक्स रिलीफ दिए गए हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा दिया गया है, फिर डेवलपमेंट बजट भी बढ़ाया गया है। तो क्या हमारा कौमी खजाना इसका मुतहम्मिल हो सकता है या कुछ ही दिनों में एक मिनी बजट आने वाला है? इस पर सबसे पहले अपने तज्जियाकारों की राय ले लेते हैं। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली, असदुल्ला खान, खालिद और रियाजुल हक साहब मौजूद हैं। आप सभी के वक्त का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक पॉपुलिस्ट बजट है? मुझे नहीं पता ये किस किस्म का बजट है, समझ नहीं आ रही है। पहले तो ये इस डॉक्यूमेंट का ज़रूरत क्या था भाई? 63 दिन के बाद एक नया गवर्नमेंट होगा पाकिस्तान में। क्या इनको पता है इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं? क्या इनको पता है कि ये चलते रहेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर भी ये होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी ये होंगे, जनरल इलेक्शंस भी नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस बजट। पहली बात तो ये मेरा है। दूसरी बात ये है कि जब एक गवर्नमेंट इस हालात में है जो हमारे हालत में है, हम जिस हालत में हैं और हमें कर्ज चाहिए होगा अगले दफ़े, तो और IMF के एक प्रोग्राम में हैं, तो हमें उनका अग्रीमेंट लेना, वो कुछ कहते हैं लाजमी है, कुछ लोग कहते हैं बेनिफिशियल होता। मैं तो कहता हूँ चलो लाजमी नहीं तो बेनिफिशियल है। तो पहली चीज़ जो IMF बजट में है जो श्योरली IMF एग्री नहीं करेगा, और वो ये है कि आपका डेफिसिट 4% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, UAE ये बना देंगे। तो आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अगर भी IMF कुछ नहीं कह रहा है इस वक्त, इसलिए वो कहते हैं शायद क्वाइट हैं, इसलिए वो शायद समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बढ़ गया है, तो इसलिए अपने प्राइसेस बढ़ गए। वो कब तक चुप होंगे? सही। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में डार साहब जो हैं और IMF का इनका बनता नहीं है। उसके डार साहब के पोलेमिक्स, उनके एटीट्यूड ये उनको सूट नहीं कर, किसको? IMF को। अच्छा। और वो उन्होंने कितने दफे इनको कहा है, मिसाल के तौर पे, कि आप इंटरफियर ना करें फॉरेक्स मार्केट पे, लेट द रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल। एग्जैक्टली। मगर वो तो बात ही नहीं सुनते हैं। आप देखिए आज क्या हो रहा है, हवाला रेट वापस आ गया। सही बात है। और वो क्यों हुआ है? इसलिए कि वो बैंकिंग सेक्टर से पैसे नहीं आ रहे हैं, अब हवाला से आ रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा और उनका मिलाप नहीं है। वी डोंट सी आई टू आई, उनके रिकमेंडेशंस हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये प्रोग्राम चलेगा? और बल्कि मुझे तो कहा गया है कि अब तो हम लोग रेकंसाइल हो गए हैं कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा। और हम अपने दोस्तों के साथ मिल के एक मुझे एक इत्तला आया है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने हमें $6 बिलियन अगले साल देगा, और हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली डू इट। 3 बिलियन के डिपॉजिट्स होंगे, टाइम डिपॉजिट्स, मिसाल के तौर पे 2 बिलियन फ्रेश डिपॉजिट, दैट्स न्यू मनी, और फिर 3 बिलियन वो इस साल दिया जाएगा। ना पेरिस क्लब के पास हम जाएंगे, ना हम मल्टीलैटरल लोन्स लेंगे, और बायलैटरल लोन्स हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करेंगे, मगर प्रिंसिपल को रीशेड्यूल। मुझे पता नहीं है ये किसके साथ क्या बातें हो रही है, क्या हम लोग एग्रीमेंट रीच किया है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डॉक्यूमेंट 63 दिन के बाद नई गवर्नमेंट जो आएगी उसको ज़रूर रिव्यू करेगी। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। और जहाँ तक आपने डार साहब की बात की, तो जो उन्होंने कहा था ना, आई डू नॉट केयर,
जो बरमला उन्होंने IMF को ये कह दिया था, लगता यही कि जो बजट आया है वो इसकी एक अमली शक्ल है। असद, आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या ये बजट देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक इलेक्शन ईयर बजट है, और ऐसे कौन से निकात हैं इस बजट के जिससे ऐसा लगता है? बिल्कुल, हिलाली साहब ने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी हुकूमत आएगी, ये बजट ऐसा एक बजट दिया गया है जो महज इलेक्शन लड़ने के लिए एक बजट दिया गया है। जो भी हुकूमत आएगी वो अपना फिर मिनी बजट लेकर आएगी, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी उसने IMF के पास जाना है। और इस बजट को देखकर तो ये अंदाज़ा हो गया है कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें कह रहे हैं बार बार कि जी हमारी अभी भी उम्मीद है कि 9th रिव्यू हो जाएगा, IMF प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, इसकी का कोई इम्कान इस बजट को देखने के बाद तो नज़र नहीं आता। और जितने इकदाम उसमें उठाए गए हैं सिर्फ इलेक्शन में उतरने के लिए उठाए गए हैं। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी, जब वो IMF के पास जाएगी तो IMF कहेगी ये बजट क्या दिया है, तो फिर एक मिनी बजट आएगा और उसमें ये शायद फिगर सारी तब्दील की जाएँ। अब देखिए कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा, और पिछले साल जब हालात बेहतर थे, हुकूमत के मुआशी हालात बेहतर थे, तो तब 15% इजाफा किया गया था। इस दफ़ा जब पल्ले है ही कुछ नहीं तो 35% इजाफा कर दिया गया है। ये 35% तनख्वाहें बढ़ाकर जो देंगे, ये कहाँ से देंगे? नोट छापेंगे क्या करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी? ये जो बजट हमारे सामने आया ये फिगर्स हैं, इसमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती, ये महज फिगर्स हैं। और ऐसे ऐसे फिगर्स आगे जाके हम बात करेंगे इस पर, और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर इसमें से रखना चाहूँगा, खासतौर पर जो टारगेट्स हमने रखे हैं कि जो पिछली मरतबा हालात हमारे बेहतर थे, हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके और हम ये टारगेट अचीव करने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं। फिर आप देखिए जो PSDP की जो फिगर है 1150 अरब रुपए की, हमारे सामने 950 अरब की बजाय अब ये 1150 पे चला गया है। ये महज इसलिए है कि वो जो सेवरेज के पाइप हैं वो आप लें और वो डाल दें लाकर लोगों के घरों के सामने, और कहें कि ये देखो ये हम ले आए हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, निगरान हुकूमत आ गई है, अब हम इलेक्शन के फौरन बाद आते ही हम इस बजट में से पैसे लेके तुम्हारा ये काम करा देंगे। इस हिकमत अमली के साथ हुकूमत बजट इलेक्शन में उतर रही है। तो आप सोचें कि इकॉनमी, लॉन्ग टर्म जो इशूज़ हैं हुकूमत आवाम की और हमारी इकॉनमी के, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, और कई किस्म के प्रैंक इस बजट में शामिल हैं। मसलन आप एक चीज़ सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि कई दिन से हम सुन रहे थे, एनर्जी मिनिस्टर कह रहे थे कि सोलर पैनल जो हैं उस पर टैक्स छूट दे दी जाएगी, सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे। और हमें ये लग रहा था कि वाकई पाकिस्तान के जो एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं उसमें वाकई इस किस्म की चीज़ें हैं कि ये पॉलिसी आने से तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कल भी बड़े शान और शौकत के साथ कहा गया सोलर पैनल पे हम ड्यूटी छूट दे रहे हैं, आज पता चला कि नहीं, वो सोलर पैनल पे नहीं है, उसको तैयार करने के लिए जो उसका खाम माल है उसके ऊपर ड्यूटी में छूट दी गई है। यानी ये बिल्कुल सही बात है, डॉज भी इसके अंदर किया जा रहा है। मुझे जरा राव खालिद साहब की तरफ जाने दें। उसके बाद जो खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो हमने डॉक्यूमेंट देखा है बजट का, ये एक मुआशी डॉक्यूमेंट था या सियासी डॉक्यूमेंट था? देखिए रमीन, वो बहुत पुराना शेर है जो बजट पे हमेशा कहा जाता है, मैं भी पढ़ देता हूँ कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका बस्ती एक दिन। तो आपने जब सब कुछ उधार पे चलाना है तो ये बजट तो एक फॉर्मेलिटी हो गया है। पिछले कई सालों से ये कह लें कि सालगिरह मनाई जाती है बजट की या मईशत की, या एक सालाना इवेंट के तौर पे इसको आप देखें। आप पिछले 15, 20, 30 बजट उठा के देख लें, आप बजट देते हैं, उसके बाद आप फिर कहीं आपका कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आपको IMF से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आपको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप छोटी मोटी मिनी बजट आ गया, इस टैक्स में ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ये पूरा साल ये बजटरी एक्सरसाइज चलती रहती है। इस वक्त जो इन्होंने बुनियादी तौर पे करने की कोशिश की है उसमें जो सबसे बड़ा इनका जो मांत्रा मैं कहूँगा वो रही है डिफ़ॉल्ट का, एक जो बार बार जिक्र हो रहा था, हाँ, उसको इन्होंने पैक करके इन्होंने कोशिश की है कि हम ये साबित करें कि हमारे होते हुए डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया इसको, और हमने बड़ा अच्छे तरीके से इसको सारा चलाया। हालांकि सबको पता है टेक्निकली आप जिस सिचुएशन में हैं, ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि आप टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उसके बाद जिस किस्म के बजटरी टारगेट्स रखे जा रहे हैं, जब आप 0.29 GDP से आप कहते हैं जी हम 4 पे 3.5 पे ले जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। किस तरह लेके जाएंगे आप? मेन उसके ऊपर आप जो कह लें कि रिलाय कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं जी ज़राअत आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी और उससे हो जाएगा। तो ज़राअत का तो सिंपल सी बात है कि वो मालिदा कम पानी देना पर मशका पावे,
मालिकता का फल फूल लाना लावे या ना लावे, तो वो तो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट हमारी बहुत डिजास्टर्स हुई है। हमारे यहाँ कोई पता नहीं होता किस वक्त जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है पाकिस्तान के इलाके में, उसमें टेनिस बॉल जितने ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर फ्लड आप भुगत चुकी है एक, और आगे प्रेडिक्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि फ्लड फिर इस किस्म के आ सकते हैं। तो आप और ये देखना जरूरी है कि इसके लिए हुकूमत तैयार कितनी है, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी। रियाज साहब, आपको क्या लगता है ये जो बजट लेकर आएंगे IMF के लिए कितना काबिल कबूल होगा, या फिर अल्टीमेटली हमें मिनी बजट ही एक सफ़र करना पड़ेगा उससे बाद में? जी, मैं यहाँ पे 2 मिसालें दूंगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से एक जो मुतालबा था वो ये था कि ये हुकूमत बजट पेश ना करे और उससे पहले जो है रुखसत हो जाए। अब आप इस बजट में जो हमने देख लिया पिछले 2 दिन से, एक जो परसों के अखबार थे और फिर आज के जो अखबार हैं, कल के अखबार और आज के जो अखबार हैं वो देख लें, जितनी ज़्यादा मनफी एक किस्म की ख़बरें हैं हुकूमत के हवाले से, ये चार्जशीट है उसके ख़िलाफ़। सही बात। ये सारा कुछ जो है वो ऑप्टिक्स हैं, और वो ऑप्टिक्स ये है कि अपना तासुर देना है कि हमने बहुत कुछ जो है वो किया है। बिल्कुल ये बात ठीक है, दोस्तों ने जो बात की, पैनलिस्ट ने जितने भी ये बात की, बड़ी खुल के बात की, और ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलिस्ट जो मैयर्स हैं इसमें सारे, मतलब आप देख लें कि कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन के लिए हम दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसके अलावा जो है तनख्वाहों के अलावा कोई चीज़ बेचने को नहीं है। यानी डॉन की बड़ी अच्छी एडिटोरियल, आज उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है कि फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल बजट है ये। और अब ये एक बड़ा सख्त लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, डॉन बहुत कम इस तरह इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बजट है ये, कि जिसमें आपने ये बताया नहीं है कि आपका जो डेट ट्रैप है, इतना ज़्यादा आप जो कर्जा आप पे अरबों रुपए का है, वो आपने कैसे जो करनी है। क्या जो डेवलपमेंट है ये बोरोड डेवलपमेंट होगी, यानी आप पे पहले ही उधार है और आप 2-4 और लोगों से उधार लेके, सऊदी अरब से आपने उधार का जिक्र किया, बड़ी खुशी से कुछ अरब डॉलर उससे मिल जाएंगे, 4-5 की आप बात कर रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास अगर पैसे नहीं हैं। और उसकी एक झलक आज देखें कि आज जो पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डार साहब उसमें FBR में बात कर रहे थे, तो रेडियो पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं उसके हवाले से एक आध किसी साफ़ी ने जब सवाल पूछा तो बड़े गुस्से में आ गए। वो कहते हैं ये PIA नहीं है, ये PIA भी है, स्टील मिल्स भी है, तो आप खुद से पैसे पैदा करें, हम कौन होते हैं, हर चीज़ हुकूमत देगी, और बड़े जज्बाती हो गए। तो पैसे तो इनके पास है नहीं, इलेक्शन आ रहा है, वही वाली बात है, लाइनें, पाइप आगे पीछे, सुई गैस, ये चीज़ें दाएं बाएं चलेंगी, बिकेंगी, और कुछ चूँकि बेचने को है नहीं, खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं आवाम के लिए। लेकिन कितने पसंदाना ये अहदाफ हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बजट पेश करने से पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने जुमेरात के रोज़ अपनी टीम के हमरा रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे मीडिया के सामने पेश किया था, जिसमें ये खबर दी गई थी कि जो भी अहदाफ गुज़िश्ता साल तय किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके हैं, और इसका जिम्मेदार उन्होंने सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराया, जिसने IMF के साथ तयशुदा शराइत से इनहराफ करके पाकिस्तान की साख को बुरी तरह मुतासिर किया था। तो क्या अहदाफ पूरे ना होने की वजूहात यही हैं, या फिर बैड गवर्नेंस का भी फैक्टर है? ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे, और साथ ही ये भी कि जो अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो कितने हकीकत पसंदाना है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है गुज़िश्ता अहदाफ हम क्यों हासिल नहीं कर पाए, और जो आइंदा अहदाफ हैं क्या रुकावटें आ सकती हैं उसमें, कितने रियलिस्टिक हैं वो? देखिए, पहली चीज़ है कि प्रोजेक्शन और हर फाइनेंस मिनिस्टर का और डेवलपिंग कंट्री में इरादा एक होना चाहिए कि जो गरीब तबका है उनको ऊपर लाएं। दिस शुड बी द मेन गोल। अच्छा, गरीब तबके के लिए इसने क्या किया है डार ने? 12.5% बिस्ट को, इट्स नथिंग, कुछ नहीं है 12.5%। दूसरी बात ये कह रहा है ना कि पेंशन, ये तनख्वाह 35%, मगर भाई पेंशनर्स का तनख्वाह पेंशन आपने 17%। नहीं, आप मुझे समझाएं तो सही थोड़ा सा, क्या ये पेंशनर्स कम खाते हैं खाना? क्या इनके जो दुकान होते हैं जिधर चीज़ें ख़रीदते हैं वो कोई सस्ते दुकान होते हैं कि उधर माल सस्ता मिलता है?
दूसरी बात, अगर आप वाकई पुअर को हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप वाकई इन लोगों को, और ख़ास तौर वो लोग जो तुम्हारे लिए 40-40 साल काम किए हैं और अब उनको 12 साल के लिए तुम पेंशन नहीं दे रहे हो, उस इदारा जो तुम्हारे तहत है, आपने मुझे पूछा ये कसूर किसका है, ये फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली उसका कसूर है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका बैंक है। 12 साल से वो पेंशन्स नहीं दे रहे उन पेंशनर्स को, जिधर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि दो पेंशन। वो क्यों देखते हैं? ही डजंट हैव टू लुक फर्दर देन हिज ओन ऑफिस। पूछो तो सही, क्यों नहीं दे रहे हो उनको पेंशन? 400 बेवा मर गए बगैर पेंशन, और तुम कहते हो तुम गरीबों के लिए कर रहे हो काम। तुम अपने दफ्तर के बाहर नहीं कर सकते? एक स्ट्रोक ऑफ द पेन रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू होने नहीं दे रहे हैं, उनका वकील नहीं आता है। पता नहीं कितने दफे ये हालत हुआ है। ये लोग मिल के अपील कर रहे हैं, कोई सड़क पे आके, कोई इधर और उधर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप कहती हैं वेदर इट्स बैड गवर्नेंस, ऑफ कोर्स इट इज बैड गवर्नेंस, इट्स बैड प्लानिंग, ठीक है, इट्स बैड। आप देखिए टैक्सेस, ये कहते हैं टैक्सेस ज्यादा लो। अरे यार, अगर टैक्सेस तुम ज्यादा निकालना चाहते हो, तुम टैक्स बेस तो बढ़ाओ। कि वही लोग जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं उनसे आप और टैक्सेस असल मकसद ये होना चाहिए था। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है जो अहदाफ सेट किए गए हैं ये कितना रियलिस्टिक है? क्या कोई आपको क्लैरिटी नजर आई हुकूमत की पॉलिसी में कि वो ये हासिल करेंगे कैसे? बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इन्होंने हासिल नहीं करना है क्योंकि इन्होंने तो महीने 1.5 महीने बाद चले जाना है। मेरा ख्याल है बजट पास होगा, उसके बाद शायद ये 15-20 दिन और रहें, उसके बाद आगे ना ही चलाएं इस मामले को। एक तो इन्होंने ये टारगेट अचीव नहीं करने, दूसरा आज तक कौन सा टारगेट पाकिस्तान में अचीव हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो रिस्ट्रक्चरिंग आपकी है, उसके लिए दुनिया भर से आपको FBR को ट्रेन करने के लिए, मामला आपके टैक्स के ठीक करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए पिछले 20-30 सालों में। एक रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। आप टारगेट बढ़ाते हैं, चीज़ों पे टैक्स लगा के, आवाम पे लगा के, उसको कह लें कि थोड़ा सा 500 को 600 पे ले जाते हैं, 600 को 700 पे ले जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी टैक्स नेट में जिन लोगों को लाने की ज़रूरत है वो आप नहीं ला सके। अभी आप टैक्स बजट का सोचना शुरू करते हैं मार्च में, तो वो एहतजाज शुरू हो जाते हैं उनके कि हमें बिल्कुल आप ना करें। POS का पिछली गवर्नमेंट ने किया, उसका बड़ा कह लें कि इफेक्टिव एक रिजल्ट निकला। उसमें आपकी टैक्स कलेक्शन जो थी GST की बहुत अच्छी हुई ओवरऑल। उसके साथ इनकम टैक्स लिंक होता है, फिर आपकी जब GST आप कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स का भी आपको पता चलता है। इसी तरह से डिजिटलाइजेशन जो हुई उसमें पंजाब में ख़ास तौर पे रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बेहतरी आई। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेके बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। पॉलिसी लेवल पे जब आप नहीं कुछ करेंगे, आप सिर्फ गिमिक्स करेंगे, आप सिर्फ अल्फाज का और हिंसों का गोरख धंधा बना के उससे काम चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये रियलिस्टिक बजट की सूरत हो ही नहीं सकता। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आप देख लें आपके अखराजात कितने और आपके कलेक्ट कितने कर रहे हैं। 50% का तो लॉस आपको वहीं से शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह से ये सारे टारगेट्स बीट करेंगे, अचीव करेंगे? पब्लिक सेक्टर के लॉसेस अपनी जगह पे आपके, उसके बाद जो आपके पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। राव खालिद साहब, मुझे जरा इजाजत दीजिए असद की तरफ जाने के लिए। असद, अब अहदाफ क्यों हासिल नहीं कर सके, इसका जो पूरी जिम्मेदारी है वो डाल दी है वज़ीर ख़जाना साहब ने। एक तो सैलाब पर, दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम पर, और तीसरा PTI की जो पॉलिसीज़ थी, IMF से मुआहिदा तोड़ा उस पर। आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी टेकअप करने की ज़रूरत थी और बैड गवर्नेंस भी एक फैक्टर है इसके अंदर जिसको ओन करना चाहिए था? देखिए, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिम्मेदारी डालते हैं कि उन्होंने मुआहिदे को ब्रीच किया, वो रिव्यू तो हो गया था, उसके बाद तो पैसे आ गए थे, वो चैप्टर तो खत्म हो चुका। उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत को तो ये जवाब देना है ना, ये अब वाला रिव्यू क्यों नहीं हो सका, इसका पिछली हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये शराइत इस हुकूमत ने पूरी करनी थी जो नहीं की जा सकी। तो ये महज एक सियासी नारा है जो पार्लियामेंट में भी खड़े होकर अनफॉर्चुनेटली लगा देते हैं और बजट पे भी लगाते हैं। लेकिन आपने जो बुनियादी सवाल है आपका कि जो हम टारगेट्स रखे हैं वो कैसे रख दिया? आखिर कोई ख्वाब में आया
को पर्चियां निकाली हैं, कुरानंदाजी की है फिगर्स की कि कौन सा फिगर रख दें तो ये बेहतर होगा, कोई बुनियाद तो होगी ना जिस बुनियाद पर आपने फिगर सेट किए हैं। मसलन जीडीपी ग्रोथ आपकी 6% थी, आपने कहा कि नहीं वो अनरियलिस्टिक है और वो पाकिस्तान के लिए जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, फिर आपने उसको 5% पे रखा, अचीव किया आपने 0.29%, और उसको भी आजाद जो मुआशी माहिरीन है वो कहते हैं कि नहीं -2% है, ये तो इतने भी नहीं है, अब हम रख रहे हैं 3.5%, कैसे अचीव करेंगे। फिर आप इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री में हम -2.9 पे गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है और हम रख रहे हैं इसका टारगेट 3.4। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने 3.4 का टारगेट रखा है, मगर पॉलिसी तो दें कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, एनर्जी कैसे उनको सस्ती फ्राहम करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी कैसे, एक्सपोर्ट्स पर क्या देंगे, एलसीज कैसे खोलेंगे, डॉलर्स कैसे आएगा, कोई प्लान देंगे तो ये इंडस्ट्री जो है वो 3.5% का टारगेट अचीव करेगी। यानी आपको प्लान नहीं पता, आपने बस टारगेट दे दिया है। आपने रेमिटेंसेस का पिछली मरतबा भी $33 अरब का रखा था इसमें, और वो अचीव किया आपने सिर्फ $21 अरब। $33 अरब रख के रेमिटेंसेज आपको $21 अरब हुई, आपने फिर $33 अरब रख दिया है। बिल्कुल इसी किस्म का केस एक्सपोर्ट्स के साथ है कि एक्सपोर्ट्स का आप $35 अरब का, आपने $35 अरब का टारगेट रखा था और आप $20 अरब पे फिर रहे हैं, और अब आपने रख दिया उसको $30 अरब। कैसे करेंगे एक्सपोर्ट्स को पूरा? एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए पॉलिसी दें, पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसीज है नहीं, नंबर्स आप दिए चले जा रहे हैं। इसी तरह से आपका जो खिदमात का शोबा है वो भी इस दफा माइनस में ग्रोथ दिखा रहा था, आप 3.6% आपने सर्विसेज के शोबे में, भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, आपके पास जो है वो नए सेक्टर्स पैदा हो रहे हैं रोजगार देने के लिए, रियाज साहब अहदाफ तो सेट कर लिए गए हैं और अहदाफ सेट करना शायद आसान भी होता है, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं ये अहदाफ पूरे होते हुए? ये तमाम बातें अहदाफ, ये तो सारा जो है वो अल्फाज का और नंबरों का गोरख धंधा है। अगर आपने सिर्फ ये जानना है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है अब तक, अगर ये हमारे सामने अहदाफ रखे हैं, हम ये देखना चाहें कि यार इनका ज़ाहिर है जब आप कोई भी काम करते हैं किसी कंपनी के साथ में, तो उसका माजी ज़रूर देखते हैं। तो जो इकनॉमिक सर्वे है, नेशनल इकनॉमिक सर्वे, वो ज़रा खोल के अगर आप देखें, उसमें खुल के जो बातें की गई हैं, कुछ नंबर्स इन्होंने बता दिए असद साहब ने, मैं कुछ नंबर्स आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी जब इकनॉमिक सर्वे जब पीटीआई की हुकूमत जा रही थी, तो इनकी हुकूमत जब आई तो मुझे याद है कि कुछ लोगों से जब प्लानिंग में और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में बात हुई, तो उन ऑफिसर्स का कहना था कि हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई थी कि इन नंबर्स को जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे थे उनको आगे पीछे किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि सर ये हमारी कारकर्दगी है और ये असल फिगर्स हैं, ये फज नहीं किए गए, लिहाजा आप भी इसको फज न करें, हमारे तारीख में जो है अच्छा नहीं समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर GDP जो ग्रोथ है वो 6.1% थे पिछले जो है वो फिस्कल ईयर में, अब वो 0.29% है और टारगेट इन्होंने 3% रखा है, यानी उसका 0.5% जो पिछले साल था। इसी तरह एग्रीकल्चर को देख लें, 4.3 था इनके दौर में, 1.5, ये सैलाब को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। इंडस्ट्रीज़ को देख लें, 6.8% था तब, और अब -2.94। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर 6.67% था, अब 0.86%। पर कैपिटा इनकम 1765 था और अब हो गया श्रिंक होके 1568, यानी फ़ी कस आमदनी जो है इस मुल्क में इंतहाई नीचे आ गई है, 200-250 कम हो गई है, फ़ी कस आमदनी कम हो गई आपकी। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो 30 से 40 के दरमियान चल रही है, और आपने बजट में टारगेट ये रखा है कि हम 21% से ऊपर नहीं जाने देंगे। ये कैसे करेंगे? ये आपके पास कोई इसका नहीं है। क्या आप दाएं बाएं से पैसे लेंगे? आपने कहा है जी हम सऊदी अरब से दाएं बाएं से पैसे ले लेंगे। ये जितने भी टारगेट्स हैं, इसी तरह इन्वेस्टमेंट देख लें, सेविंग्स देख लें, हर चीज़ में ये पीछे जा रहे हैं। तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करने से, नंबर्स को ऊपर नीचे करने से अहदाफ मुकर्रर तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी बताती है ग्राउंड पे कि आप छक्के चौके मारने वाले हैं या आप टीवी पे बैठ के कमेंट्री करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मुझे इनकी कमेंट्री नजर आ रही है, 1.5 महीने बाद इन्होंने चले जाना है। फोकस इनका ये है कि अपने हलकों में इन्होंने मकसद है, वोट्स लेना मकसद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक नई सियासी जमात की एंट्री हो चुकी है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर एक नई पार्टी नमूदार हो चुकी है। अब से कुछ दिन पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जिसके पैटर्न इन चीफ हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। 100 से ज़ायद PTI के साबिक़ अरकान इस पार्टी में अब तक शामिल हो चुके हैं। इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर गियानी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश मुराद रास और फिरदौस आशिक़ आवान वो अहम नाम हैं जो इस नई पार्टी का हिस्सा होंगे। इस पार्टी के मार्ज़ वजूद में आना सियासी मंजरनामे को किस हद तक तब्दील कर सकता है और ये पार्टी कौन सी सियासी जमातों को टफ टाइम दे सकती है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला पाएगी, इस पर अपने तजियाकारों की राय लेते हैं। हिलाली साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस नई सियासी जमात का मुस्तकबिल? देखिए, अगरचे जब इलेक्शंस के दौरान अगरचे वोटर की गिनती होती है या क्या कहते हैं वोट्स की गिनती होती है या जो इन लोग किसकी गिनती होती है, वोटर जो वोट कास्ट करता है वो एक्चुअली गिनती होगी या दूसरे लोग जो काउंट करते हैं वोट्स को, जो गिनते हैं वोट्स को, इनका ये क्लैश हो सकता है। देयर इज़ उसके अलावा एट द मोमेंट इस वक्त तो देयर इज़ नो वो उधर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पूरे मुल्क में नहीं है कौन जीतेगा और बाय व्हाट मार्जिन। हाँ, ये शायद थोड़ा सा हो, कोई कहते हैं 96%, कोई कहते हैं 2/3, कोई कहते हैं 70, अब पता नहीं 70%, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। मगर एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इलेक्शंस एट द मोमेंट बाय ऑल अकाउंट्स, ऑल पोल्स, एवरीबॉडीज ओपिनियन PTI जीतेगी। अच्छा, ठीक है। असद, क्या लगता है आपको, खुसूसन अगर इंतखाबी सियासत की बात की जाए तो इंतखाबी सियासत में इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? किस पार्टी का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब होगी ये पार्टी? देखें, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल की है इस सिचुएशन के लिए और हकीकत के काफ़ी करीब भी लगती है। उन्होंने कहा कि जब किसी मरीज़ को अस्पताल लाया जाए और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो और अस्पताल वाले कहें तो ये तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका है, तो उसके लिए कहते हैं कि डेड ऑन अराइवल, या एक और टर्म इस्तेमाल होती है ब्रॉड डेड। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सियासी तौर पर ये ब्रॉड डेड है, यानी ये तो आते ही डेड हो गए। अच्छा, देखें, ये जो इलेक्शन है, जो कमिंग इलेक्शन है, ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन मुझे कई वजूहात की बिना पर नहीं लगता कि इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होगा। हालांकि पाकिस्तान में एक ज़माने से चलन चला आ रहा है कि इलेक्टेबल्स होते हैं वो जिस पार्टी की हवा होती है वहाँ जाते हैं और सीट निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तासुर ये होता है कि इस पार्टी ने हुकूमत बनानी है। और दूसरी बात ये होती है कि जिनको अगर पोजीशन वाज़े ना हो रही हो, सिचुएशन क्लियर ना हो रही हो, वो आज़ाद खड़े होते हैं, आज़ाद लड़ते हैं, ताकि वो फिर बाद में फैसला कर सकें कि वो रूलिंग पार्टी में जाने का उनके पास इम्कान मौजूद रहे। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी 2 दिन पहले जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हुआ था तो उसमें बैठे हुए लोगों के चेहरे बता रहे थे कि वो गैर यकीनी की कैफियत का शिकार हैं। वो बता रहे थे कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद नहीं है। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि वो बड़ा एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात उनके इन अज़ाइम की अक्कासी क्यों नहीं कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर चौधरी सरवर साहब का स्टेटमेंट आपने आज शायद सुना होगा। चौधरी सरवर साहब ने कहा कि खुद चौधरी सरवर जो काफ लीग की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने खुद एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि वोट दो जमातों का इस वक्त पंजाब में है, एक तहरीक इंसाफ का है, जो बाकी है वो नून लीग का है, और इसके अलावा वो बाकी जितने ग्रुप्स हैं वो सारे स्पॉइलर हैं। स्पॉइलर का मतलब ये होता है कि वो किसी का वोट को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, उसको स्पॉइल तो कर सकते हैं, उसको तोड़ तो सकते हैं, किसी के हार जीत में कुछ ना कुछ किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जीत सकते, वो स्पॉइल करते हैं, स्पॉइलर हैं। तो खुद चौधरी सरवर साहब और उनके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे जब वो ये कह रहे थे। इसका मतलब ये है कि खुद ना तो उनको अपनी जमात के लिए ज्यादा उम्मीदें हैं, ना उनको जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए कोई ज्यादा उम्मीदें नजर आती हैं। और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का नारा क्या होगा? सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त नजरियात की जंग है और हर कोई अपना नजरिया लेकर मैदान में उतरा है। नून लीग के पास भी नजरियात हैं बेचने के लिए। वो कह सकते हैं कि जी हमने ये सड़कें बनाई हैं, ये हमने बिजली पूरी की थी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के पास इस वक्त बेचने के लिए क्या है? कोई पॉलिसी है, कोई रिकॉर्ड है, कोई माजी के कारनामे हैं, क्या है? राव खालिद साहब, इलेक्टेबल्स की अब सियासत नहीं हो रही है। असद की बात से मैं खुद भी मुत्तफिक हूँ। अब सियासत हो रही है नजरिए की। क्या नजरिया लेकर आएगी और ऐसा नजरिया ला पाएगी जहांगीर तरीन की पार्टी जिसमें जान हो, जो कि वोट बैंक को पुल कर सके?
आप देखें इसके जिस पस मंज़र में ये पार्टी तश्कील पा रही है अभी तक, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बात की। सायरा बानो है MNA GDA की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करती है। उन्होंने कहा कि जी ये पार्टी बन गई है और अब वर्कर की तलाश है इसको, और वोटर की तलाश है। तो अब ये इसका नज़रिया किस बुनियाद पे होगा, जिसको अभी वर्कर और वोटर अभी मिलना है। वहाँ से लोगों को निकाला गया, और जब उनको निकाला गया तो जाहिर है आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, किसी ने जिम्मेदारी लेनी थी, कहीं उनको पार्क करना था। तो पार्किंग के लिए ये लॉट एक जहांगीर तरीन साहब ने फराहम की, अलीम खान साहब ने फराहम की। उस पार्किंग लॉट में ये पार्क हो चुके हैं। अब इनको कितनी देर वहाँ खड़ा किया जाता है, कोई भी गाड़ी पार्किंग लॉट में ज़्यादा देर खड़ी रहे तो उसके टायर फ्लैट हो जाते हैं, लोग उसकी चीज़ें वीज़ें उतार के ले जाते हैं, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, फिर वो कबाड़ के भाव भी नहीं बिकती। इसलिए इसको जितनी जल्दी इन सारी पार्किंग, जितनी भी ये वहाँ पे व्हीकल्स पार्क हुई हैं, इनको चलाना शुरू करें फील्ड में, उतनी जल्दी इस पार्टी का कुछ ना कुछ कोई सर पैर निकल आएगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अभी जो सूरत हाल है ये अभी पार्किंग में ही रहेंगे। अभी कोई बहुत ज़्यादा ना कोई नज़रिया इनके पास, ना कोई एम है। और पंजाब बैटल ग्राउंड है बुनियादी तौर पे। पंजाब में जो बड़ी बुनियादी बात है, वो ये दुरुस्त बात है, चौधरी सरवर साहब की असद ने भी मेंशन किया कि पंजाब में अगर वोट बैंक है तो नून का या PTI का है। तो अभी तीसरी जमात पीपल्स पार्टी कुछ कोशिश कर रही है, काफ का थोड़ा सा नजर आ रहा है, 1-8% होगा, 1-8% जी 1-8% उसका होगा। और वो बाकी वोट जो है उसको ये कैसे खींच पाएंगे जब तक वो वोटर चेंज नहीं होगा। उसके लिए कोशिशें जो हो रही है, आप जब तक ये कह लें कि PTI की लीडरशिप चेंज करने की, सरबराही चेंज करने की जो कोशिश जब तक जारी है, उस वक्त तक आप यकीन रखें ये IPP भी उसी तरह नाकाम होगी एनर्जी फ्राहम करने में, जिस तरह जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हमारे लगे थे, जितने भी बिजली घर, वो नाकाम रहे पाकिस्तान। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हिलाली साहब ने हाथ उठाया। हिलाली साहब शॉर्ट कमेंट जरा कर दीजिए, मैंने रियाज साहब की तरफ जाना है। मेरा शॉर्ट कमेंट ये है कि ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आई कम्प्लीटली एग्री, हम सब इत्तेफाक पे हैं कि ये एक ही पार्टी है जिसका अक्सरियत हो सकता है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ हमारे पैनलिस्ट को, ये बताएं प्लीज़ कि इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं PPP? वो तो अपना कैबिनेट नेम करने लग गए हैं विद बिलावल एज प्राइम मिनिस्टर। ये कैसे? दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में इज अनहेल्थी। नहीं, बड़ा आम पॉइंट है रियाज साहब। इस पॉइंट को अगर आप एड्रेस करना चाहें कि पीपल्स पार्टी की इतनी कॉन्फिडेंट है। दूसरा ये कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्या वो हकीकी सियासत करेंगे, इंतखाबी सियासत करेंगे, या फिर इंतकामी सियासत करेंगे PTI के खिलाफ? क्या लगता है आपको? मैं शाकिर शुजाबादी का एक बड़ा मशहूर सराइकी के ज़बरदस्त शायर हैं, उनका ये कहना है कि साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ, हमारा चेहरा देख ले, आप हालात का ना पूछें। तो तस्वीर का जिक्र असद ने किया, बड़ी हमारे सामने वो तस्वीर आई, वो तस्वीर ही बता देती हैं कि इस पार्टी का हाल और मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसलिए कम से कम मैं बिल्कुल सियासी बतौर सहाफ़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स में बिल्कुल देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल, ये वो जहाज़ है जो अभी उड़ने से पहले ही उसके इंजन और फ्यूल और दाएँ बाएँ के मसाइल पैदा हो गए हैं। अभी इसे टेक ऑफ कैसे करना है, कब करना है, और वही वाली बात है, इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, ये लोगों को क्या नारा लेके जाएंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान, मतलब ये सारे नाम है जो घिसे पेटे जो पाकिस्तान में, बल्कि एक पार्टी तो सुना है कि आ भी गई जिसने दावा किया कि हमारा नाम था, तो कम से कम गूगल करके ये भी नहीं देखा कि ये पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन के पास पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मतलब पता नहीं कि जल्दबाजी किस बात की है कि ये जहाज़ जो है वो रनवे पे तो ले आए हैं, लेकिन पता चला है कि इसमें तो इंजन ही वो नहीं है, तो अब पता नहीं इसके लिए इंजन का बंदोबस्त करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो कन्फ्यूजिंग सूरत हाल है इस वक्त, और सिर्फ बचे कुचे जो गाड़ी के हिस्से हैं वो दाएं में मिला के जहाज़ उड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे उठेगा कुछ समझ नहीं आ रही। मैं लास्ट जो एक कमेंट करूँगा, जी कर दीजिए। हिलाली साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ओवन बेनेट जोन्स ने द भुट्टो बुक लिखी, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बेनज़ीर भुट्टो और ओवरऑल भुट्टो फैमिली पे बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसका जो आखिरी पेज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आखिरी पेज पे ये लिखा गया है कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतहाई मजबूत उम्मीदवार होंगे। और ये 2 साल पुरानी किताब है, और इस वक्त जो सिचुएशन हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, तो कुछ जगहों से इशारे भी हैं, लिहाजा वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि शायद आगे जो आने वाले हालात हैं, सबसे सूटेबल जो बंदा है, जो खामोश है और जो बात मानने वाला है, वो डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त स्टे विद अस।
नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक ख़बर दी है और वो ये है कि नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वापसी की तारीख मियाँ साहब ने देनी है, अलबत्ता इलेक्शन में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त उन्होंने कबूल कर ली है। हिलाली साहब, नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं क्या, और उनके वापस आने से नून लीग की सियासत में कितनी जान पड़ सकती है? देखिए, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते जब तक उनके पास 100% एश्योरेंस नहीं होता कि वो ना सिर्फ आएंगे, जेल भी नहीं जाएंगे, वो जाती उम्रा जाएंगे और उसके बाद सीधा इस्लामाबाद चले जाएंगे ओहदा लेने के लिए। अच्छा, वो एक चीज़, छोटी सी चीज़ होती है, उसका नाम है इलेक्शंस, वो भी रास्ते में हो जाएगा। हाँ, तो ये तो अब आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैंने आपको एक कहा था कि बड़ा एक अनहेल्थी एटीट्यूड है ये एटीट्यूड जो है। आई एम अफ्रेड ये हम हंसते हैं और हम मजाक करते हैं, मगर इट्स अ वेरी अनहेल्थी एटीट्यूड। ये एटीट्यूड बताता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो नेवर टुक रूट। राइट। हमें ऐसी चीज़ पे गुस्सा आना चाहिए, मगर हमें गुस्सा नहीं आता है, हम हंसते हैं इसलिए कि ऐसा लगता है कि हमें पता था कि ये होने वाला है और ये होगा। और दूसरे लोग जो हैं जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। आखिर व्हाट इज़ द एश्योरेंस? 50 रुपये के नोट पे गए थे, तो अब ये क्या एश्योरेंस मिला है उनको? हाँ, ये कम से कम 75 रुपये का होगा, इसलिए कि ऐसा नहीं आएंगे वो। ठीक है। अच्छा असद, अब ये जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कि अगर नून लीग को अक्सरियत मिली तो जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे वही वज़ीर आज़म बनेगा। तो क्या इसका मतलब ये कि नाअहली ख़त्म करवाने का रास्ता भी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, या वो रास्ता भी इतना स्मूथ नहीं है, गारंटीज़ हैं नहीं? एक ज़माने से सईद मेहदी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये इंटरव्यू में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मियाँ साहब आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है, आप सोचें कि आप आ जाएं हुकूमत में और मियाँ साहब जो हैं वो पैटर्न इन चीफ बन जाएं या वो बाहर चले जाएं, आप आ जाएं हुकूमत में। ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश अब पूरी हो गई। ये भी हमने देख लिया कि नवाज शरीफ बाहर चले गए, पैटर्न इन चीफ बन गए और शहबाज शरीफ हुकूमत में आ गए। उससे इस मुल्क को कौम की तरक्की पे क्या फ़र्क पड़ा, ये हमने देख लिया है। मुझे सरे दस्त तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात नहीं दिखाई देते। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ पाएंगे। हाँ, अगर कांटा मिट गया तो वो आने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे और वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो ये तय कहीं और होना है, ये उनके केसेस से इसका कोई लेना देना मुझे दिखाई नहीं देता। जल्दी से मैं दो चीज़ों पर कॉमेंट कर देता हूँ, वक्त कम है। एक तो आप जो पीपल्स पार्टी कैसे पूरा तमाम दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी को इम्कानात नजर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि सिंध में वो अक्सरियत ले लेंगे और पंजाब में अगर जहांगीर तरीन कुछ सीटें ले लेते हैं तो जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर वो एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। साथ में छोटी जमातों को मिलाएंगे तो ये 4-5 जमातें मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो एक तो उनको ग्राउंड पर ये सिचुएशन लग रही है। दूसरा, एग्जैक्टली जो अभी राज साहब ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा कि उनको अब ये महसूस होने लगा कि इस वक्त जितने लोग अवेलेबल हैं उनमें बेस्ट चॉइस हम ही हो सकते हैं, हमारे अलावा कोई और बेस्ट चॉइस हो नहीं सकता और हम शायद एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को ग्राउंड पर यह लग रहा है कि हम पंजाब में कोई और जो सीटें ले उसको साथ में ला लें और सिंध से हम खुद ले लें तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब पर सिर्फ मैं एक कमेंट और करना चाहता हूं, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनके पास नारा लगाने के लिए, जो मैं पहले कह रहा था क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ, क्या वो तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इलेक्शन किसकी मुखालफत में लड़ना है? क्या तहरीक इंसाफ की मुखालफत में लड़ना है? अगर तहरीक इंसाफ की मुखालफत में लड़ना है तो उनकी पार्टी में कौन है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलना चाहेगा इस वक्त? जो जबरदस्ती के लाए हुए लोग हैं। अब आप देखिए कि उसमें फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान के अलावा कोई भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तो तहरीक इंसाफ को अपना हरीफ बना के कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि नून लीग के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। और जहांगीर तरीन साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि नहीं जी, हम तो नून लीग के साथ मिलकर कोई एडजस्टमेंट से बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल यह है कि पंजाब में उनका सियासी हरीफ है कौन और इलेक्शन उन्होंने किसके खिलाफ लड़ना है? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है जो अभी किसी के लिए भी वाज़ेह नहीं हो रही। बड़ा अहम पॉइंट है। राव खालिद साहब, आपकी राय, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे और फिर उससे क्या नून लीग की जो सियासत है उसको कुछ इस्तेहकाम मिलेगा? अच्छा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये वो जो है ना, ये भी एक कहने के करके देख ही ले ये मार्का, क्योंकि उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ आएंगे तो नून लीग को बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी और छा जाएगी और बिल्कुल कुश्तों के पुश्ते लगा देगी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो आएँ वापस और ये आके यहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम वो दें
और वाकई वो पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करें। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उनके ना होने की वजह से मुस्लिम लीग नून उस तरह से शायद इलेक्शन में वोट ना दे सके या ना, देखिए सबसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट थी ये 1.25 साल जो गुजरा है, साल 1.25 साल, जिसमें उनके भाई की हुकूमत थी और कोई ऐसा सच कोई रुकावट नहीं थी। अगर कोई अदालत की तरफ से रुकावट थी तो इसहाक डार साहब और सलमान शहबाज अगर प्रोटेक्टिव बेल में पाकिस्तान आके वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, तो मियाँ साहब के लिए भी कोई इतना मुश्किल काम ये नहीं था। मेरा ख्याल अभी उनका कोई आने का इरादा नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते। सिर्फ ये एक तासुर जो दिया जा रहा है जो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि शायद अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो जब आएंगे तो फिर मियाँ साहब के लिए बड़े राह हमवार हो जाएगी और वो भागे भागे वापस आ जाएंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसी तासुर देना चाहिए, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस उन्होंने आए नहीं है, हलफ नहीं उठाया, उनको आप पहले ही कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, उनको जानबदार साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। दूसरा जो मैं एक कह लेकर अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, वो तो मुश्किल आएंगे, मुझे लगता है ये बाकी भी चले जाएंगे जब आगे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी और आगे जो सूरत पैदा होने जा रही है। इलेक्शन के अनाउंस होते हैं या नहीं होते अल्लाह बेहतर जानता है, तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, मेरा ख्याल है कि ये बाकी शरीफ ख़ानदान भी शायद लंदन में ही हमें मिले यहाँ पे तो उनकी तहरीक चलाने के लिए, कोई और लोग शायद आगे निकल आए, शायद खाकान अब्बासी साहब हों या कोई और भी हो सकते हैं लोग। ठीक है रियाज साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि नवाज शरीफ तो वापस आने नहीं वाले, ये जो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं वो शायद वहाँ चले जाएं, वापस वो भी गायब हो जाएं? पाकिस्तान की सियासत जो है वो नामुमकिनात को मुमकिनात और मुमकिनात को नामुमकिनात में बदलती है, और हमने अपनी आंखों से देखा है। आज जो पहाड़ है अगले दिन वो राई बनते देखा हमने, और राई को हमने पहाड़ भी बनते देखा। हमने देखा डार साहब की कैसे एंट्री हुई कि एक तरफ वो मफरूर थे और अचानक आके एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सारा कुछ क्लियर करवा लिया, और जिस जहाज़ में आए वो हमने देखा, वो तो उनका आना हमने देख लिया सारा कुछ। तो नवाज शरीफ का आना भी बज़ाहिर वही वाली बात है कि जब फैसले कहीं और होते हैं, वही जब फैसले होंगे तो 24 घंटे 48 घंटों के अंदर वो आ सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, और वो सबसे अहम है वो ये है कि हम जावेद लतीफ़ का मुसलसल ये बयान देख रहे हैं पिछले 2 सालों से, बस आने वाले हैं, जनवरी में हमारे साथ होंगे, दिसंबर में हमारे साथ होंगे, और आने या आ गए हैं, बस वो जल्द आने वाले हैं। तो ये कारकुनों को एक उम्मीद दिलाने की एक कोशिश है कि जनाब बस वो आने वाले हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि जब इनको यकीन हो जाएगा, और ज़ाहिर है कि जो ये इस वक्त जो टूट फूट हो रही है वो इतनी मुस्तकिल हो जाए कि वो जो पत्थर है उसको राख बना दिया जाए कि दोबारा उसमें कुछ सकत ना आए तो उठने की या दोबारा किसी किस्म की सर उठाने की। उसके बाद जो है वो ये देखेंगे कि इलेक्शन करवाने की सूरत हाल बने, और इलेक्शन करवाने की जब सूरत हाल बनेगी, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में या मार्च में जब भी होते हैं, तो उसके बाद सूरत हाल को देखकर नवाज शरीफ दायरे वो सब फैसला करेंगे। जिस तरह हिलाली साहब ने शुरू में कहा कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए थे, तो वो अब इससे शायद इससे कम पे स्टाम्प पेपर पे आएंगे, और वो आएंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और न सरेंडर किया ना कुछ और उसके बाद वो बाकायदा तौर पे जी जलसे शुरू हो जाएंगे। तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है, फिल वक्त जो है वो नवाज शरीफ का आना तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमें दी। अल्लाह हाफ़िज़।